कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह से दरिंदगी की हदें पार करती गईं, उससे पूरा देश गुस्से में है। लेकिन डॉक्टर बेटी को इंसाफ कैसे और कब मिलेगा? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस भयानक हत्याकांड पर जांच कम और सियासत ज्यादा हो रही है। इसका जीता जागता सबूत ये है कि 14 अगस्त की रात कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के सामने अचानक से उपद्रवियों की भारी भीड़ जमा हो गई और फिर देखते ही देखते उस भीड़ ने शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टरों पर भी अटैक कर दिया। हॉस्पिटल के अंदर घुसकर उन्होंने खूब तांडव मचाया। ऐसे में ये जानना और इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है कि आखिर इस भीड़ को किसने भेजा और हॉस्पिटल में इस तरह से तोड़फोड़ करने के पीछे उनका मकसद क्या था। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर वो कौन व्यक्ति है या फिर वो कौन ऐसा बड़ा पैसे वाला आदमी है जो इस केस को दबा देना चाहता है और जिसकी वजह से आधी रात को हजारों की तादाद में उपद्रवी इकट्ठा होकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहां पर वो लोग तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह से इस वारदात में और भी कई लोगों का हाथ हो सकता है, चाहे वो लोग बाहर के हों या फिर वो लोग हॉस्पिटल स्टाफ के। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा करती है। पुलिस उस समय क्या कर रही थी? हॉस्पिटल का प्रशासन उस समय क्या कर रहा था जब उन लोगों ने उन्हें रोका ही नहीं? ऐसा लग रहा है जैसे इस पूरे मैटर में कोई तो चाह रहा है कि सारे सबूतों को मिटा दिया जाए, क्योंकि जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल सतीश घोष हैं, उनके बारे में भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। जब उनसे इस घटना के बारे में बात करने की कोशिश की गई, तो प्रिंसिपल सतीश घोष ने इस दुखद मामले पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट रह चुके अख्तर अली से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने प्रिंसिपल के बारे में कई खुलासे किए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस समय जो मौजूदा प्रिंसिपल है, वो पॉलिटिकल रसूख रखते हैं, यानी उनका पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा गहरा नाता है और इसी वजह से वो बचे हुए हैं। साथ ही उन्होंने प्रिंसिपल पर कई और आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि सतीश घोष बहुत ही करप्ट आदमी है। मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल करना, टेंडर ऑर्डर देने के नाम पर कमीशन लेना, हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसे लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो या ट्रांसफर, हाउस स्टाफ हो, ये सब जगह वो पैसे खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जो जूनियर स्टूडेंट हैं, उन लोगों को बैठकर नशीले पदार्थ पिलाना और स्टूडेंट से आंदोलन करवाना, मतलब आप इसे एक माफिया राजा बोल सकते हैं। अख्तर अली बताते हैं कि किस तरह से इस कॉलेज के अंदर और भी बहुत सारी धांधलेबाजी वहां पैसों के बेसिस पर होती है। पुलिस को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने किस तरह से ट्रेनी डॉक्टर की मौत को सामान्य मौत बता दिया था, यानी पहले तो पुलिस ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की। बाद में जब वो एक्टिव हुए तो एक अपराधी भी पकड़ा गया, लेकिन अभी भी इस केस में कई तरह के सवाल हैं। ये पहली बार नहीं है जब कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हों। इससे पहले भी कोलकाता पुलिस पर सवाल उठ चुके हैं और वो भी इसी हॉस्पिटल को लेकर। एक ऐसा ही केस 2001 में सामने आया था। उस घटना को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में इस तरीके की गंदी और घटिया चीजें एक हॉस्पिटल के अंदर हो सकती हैं। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये हॉस्पिटल है या अय्याशियों का अड्डा। और अगर ये सारी चीजें उस समय हुई थी, तो आखिर पुलिस ने उस समय भी ठीक ऐसे ही रिएक्ट क्यों किया था? साल 2001 में सौमित्र विश्वास नाम का एक लड़का इसी मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करता था। सौमित्र भी कोलकाता का ही रहने वाला था। उसने घटना से एक दिन पहले अपनी माँ से बात की और कहा कि वो अगले दिन घर आएगा। लेकिन उसके अगले दिन आरजी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में सौमित्र की लाश पंखे से लटकी हुई मिलती है। इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दे दी जाती है और फिर पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस वाले पहले उसकी लाश को नीचे उतारते हैं और फिर थोड़ी देर जांच करने के बाद कहते हैं कि ये तो एक सामान्य मौत है, यानी लड़के ने खुद ही मौत का रास्ता चुना है। लेकिन अगर सौमित्र के माता पिता की बात करें तो वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि आखिर सौमित्र ऐसा क्यों करेगा। इसके बाद ये केस कोर्ट में पहुंचता है।
सौमित्र के घर वाले कहते हैं कि हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, वो एक होनहार बच्चा था। उसकी माँ बताती है कि सौमित्र ने उसे फोन किया था और अगले दिन घर आने की बात कही थी। उसने कहा था कि माँ, हमारे एग्जाम हो गए हैं, इसीलिए अब हम घर आएंगे। उसकी माँ का कहना था कि वो अचानक ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन इस पर कोलकाता पुलिस ने कहा कि सौमित्र ने किसी लड़की से अफेयर के चलते अपनी जान दे दी, यानी वो प्यार में फेलियर था। वो किसी लड़की से प्यार करता होगा और उस लड़की ने सौमित्र को प्यार में धोखा दिया होगा, जिसकी वजह से उसने अपनी मौत का रास्ता चुना। लेकिन सौमित्र की माँ पुलिस की इस थ्योरी को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो अकेली ही डटी हुई थी। ये एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर यह केस दोबारा रीओपन किया और फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। लेकिन जब पूरा मामला खुला तो इस हॉस्पिटल के बारे में एक ऐसा सच सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल इस घटना में कोलकाता पुलिस उस समय अमिता दास नाम की एक लड़की को अरेस्ट करती है। अमिता दास भी उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी और अमिता को अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। जब अमिता को अरेस्ट कर लिया जाता है तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, क्योंकि सौमित्र विश्वास का एक तरीके से मर्डर हुआ था। जब ये सारी चीजें सामने आई तो फिर कुछ स्टूडेंट्स भी खुलकर अपनी बात रखना शुरू करते हैं। ये स्टूडेंट आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई सामने रखते हैं। उस समय टीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया गया था कि वहां ब्लू फिल्म्स बनाने का काम किया जाता था। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े और फेमस हॉस्पिटल में ये सब चीजें कैसे होती थी। दरअसल इस पूरे रैकेट में कुछ स्टूडेंट शामिल थे और डॉक्टर्स भी। कोई पॉलिटिकल लीडर भी इसमें उन सब के साथ मिला हुआ था, जिसकी शय में ये सारा काम होता था। खैर, जब अमिता दास यानी जो सौमित्रा विश्वास की दोस्त थी उससे पूछताछ की जाती है तो वो भी इस रैकेट को लेकर कई बड़े खुलासे करती है। हम आपको ये खुलासे आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन आगे की इन्वेस्टिगेशन होती है तब स्टूडेंट सड़कों पर उतर आते हैं। उनका कहना था कि सौमित्र ने उस रैकेट में शामिल लोगों के खिलाफ आवाज उठाई थी और इसीलिए उसकी जान ले ली गई। तहकीकात होने पर यानी टीएनएन के रिपोर्टर्स ने जब उनसे बाकी चीजों के बारे में पूछा तो पता चला कि वहां हॉस्पिटल में वीकेंड यानी छुट्टी के दिन लड़कियों को बुलाया जाता था, वर्कर्स का इंतजाम किया जाता। और उस मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्टल्स हैं उनमें से एक हॉस्टल के अंदर बाकायदा एक स्पेशल रूम बना हुआ है। उस रूम के अंदर ट्राइपॉड रखा है, एक टेबल भी है, रिफ्लेक्टर्स रखे हैं, लाइटें लगी हैं। और वीकेंड के दिन जब बच्चे बाहर होते हैं या छुट्टी पर अपने घर चले जाते हैं तब जो स्टूडेंट्स इस रैकेट में इन्वॉल्व हैं वो वहीं रुक जाते हैं। इसके बाद वहां पर सेक्स वर्कर्स को बुलाया जाता है और पॉर्न फिल्म शूट की जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब लड़कियां नहीं मिलती यानी सेक्स वर्कर्स नहीं मिलती तो ऐसे में आरजीकर मेडिकल कॉलेज से डेड बॉडी उस जगह लाई जाती है। वो डेड बॉडीज जिनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ होता, यानी जो डेड बॉडीज सही सलामत होती हैं उनको लाया जाता है और उनकी न्यूड बॉडी को शूट किया जाता है। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग की जाती है, जिसके बाद इन वीडियोस की एडिटिंग करके उन्हें मॉर्फ किया जाता है, यानी उनके चेहरे को बदल दिया जाता है। यानी एक डेड बॉडी के साथ पॉर्न फिल्म शूट की जाती है और फिर उसके ऊपर किसी और का चेहरा लगा देते हैं। जब कॉलेज के बच्चों ने इस पर बोलने की कोशिश की तो उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो डरा धमकाकर सभी को चुप करा दिया गया। इस वजह से उन लोगों ने कभी आवाज दोबारा नहीं उठाई। लेकिन सौमित्र विश्वास इसका शिकार हो गया। जब उसकी दोस्त अमिता दास पर यह बात बनाई कि उसकी फोटो एक ऐसी ही डेड बॉडी पर मॉर्फ की गई तो उसके बाद उस वीडियो को प्रसारित कर दिया गया। सौमित्र विश्वास ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और फिर 25 अगस्त को छात्रावास के कमरे में मिली सौमित्र की लाश, वो भी इस तरीके से कि उसके मुंह में एक रूमाल ठूसा हुआ था, जिसकी वजह से उसके घर वाले बार बार ये कह रहे थे कि हमारे बेटे का कत्ल किया गया है। और तो और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के उस हॉस्टल में रूम नंबर 15, टीएनएन की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि जब उनके रिपोर्टर्स उस हॉस्टल के रूम 15 में पहुंचे तो वहां पर उन्हें जाने नहीं दिया गया। लेकिन किसी तरह ये रिपोर्टर्स हॉस्टल के रूम 15 में पहुंच गए। जब उन्होंने उसका दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो खुल नहीं रहा था।
उस कमरे की बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद वो लोग अंदर पहुंच ही जाते हैं। टीएनएन रिपोर्टर्स अंदर देखते हैं कि जो बच्चों ने बताया था वहां पर एक ट्राइपॉड है, रिफ्लेक्टर्स है, यानी सब कुछ वहां रखा हुआ था। इस पर उन्होंने एक रिपोर्ट भी छापी और कहा गया कि जो बच्चों ने बताया था उनकी बातों में दम लगता है। उस कॉलेज के अंदर और साथ ही वहां पर जो हॉस्टल बने हुए थे उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होती ही थी। जैसे उस केस में सौमित्र के मुंह में रुमाल ठूसने की बात की गई, ठीक वैसे ही ट्रेनी डॉक्टर जिनका भी हाल ही में सेमिनार हॉल में बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया गया, उनके चेहरे उनके मुंह में भी रुमाल की बात सामने आई थी। यानी 2001 में सौमित्र विश्वास केस में भी रुमाल की एक ऐसी ही कड़ी थी जो आज तक अनसुलझी है। आप सोचिए ये कितना रहस्यमय या मिस्टीरियस हॉस्पिटल है। यहाँ कैसे एक लाश को निकालकर उसके साथ पोर्नोग्राफी की जाती है। अब हम आते हैं इस ट्रेनी डॉक्टर केस की तरफ। जैसे उस समय सौमित्र विश्वास की मौत को पुलिस ने सामान्य मौत घोषित किया था, ठीक वैसे ही इस केस में भी पहले यही साबित करने की कोशिश की गई कि ट्रेनी डॉक्टर ने भी अपनी जान दी है। हालांकि मौका वारदात को देखकर पहली ही नजर में कोई भी इसे कत्ल का मामला समझ सकता था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने पहले इस सिलसिले को सामान्य मौत का केस बना दिया। जबकि वारदात का शिकार हुई डॉक्टर न सिर्फ उसी हॉस्पिटल में काम करती थी, बल्कि उसकी बुरी तरह से जख्मी लाश हॉस्पिटल के अंदर ही सेमिनार हॉल में पड़ी मिली थी। कोलकाता हाई कोर्ट ने भी इस पर कई सवाल खड़े किए। मामले की जांच कर रही सीबीआई को अब इसके पीछे की वजह जाननी होगी। एक सवाल ये भी है कि इस पूरे मामले में ट्रेनी डॉक्टर के उन चारों डॉक्टर सहकर्मियों की क्या भूमिका है, क्योंकि वारदात से ठीक पहले रात को पीड़ित डॉक्टर ने इन्हीं चार कलीग्स के साथ डिनर किया था और इसके बाद ये बाकी कलीग्स तो चले गए, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर ने अकेले ही उस सेमिनार हॉल में सोने का फैसला किया था। ऐसे में फिलहाल सीबीआई भी ये जानना चाहती है कि उस ट्रेनी डॉक्टर को आखिरी बार जिंदा देखने वाले उसके दोस्तों से आखिर उसकी क्या बात हुई थी और कैसी बातें हुई थी। क्या कत्ल से पहले या फिर उससे भी कई बार पहले उसने अपनी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता जाहिर की थी। हालांकि सीबीआई अभी भी अंधेरे में है, उन्हें कोई सफलता मिलती नजर नहीं आ रही। सीबीआई का कहना है कि पहले जिन सवालों का जवाब ढूंढा जा रहा है वो ये है कि क्या उस दिन क्राइम सीन पर संजय के अलावा कोई और भी था या फिर पहले से कोई साजिश थी। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए सीबीआई एक साथ कई दिशाओं में अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। वो पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए आरोपी संजय रॉय से पूछताछ कर इस मामले का पूरा सच जानने की कोशिश तो कर रही है। साथ ही वो ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या संजय रॉय सिर्फ एक मोहरा है या फिर वो अकेला ही ट्रेनी डॉक्टर का कातिल और गुनहगार है। ये चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो चीजें 2001 में इस हॉस्पिटल में होती थी, अब 2024 में संजय के फोन में भी उस तरह की ही मटेरियल मिले हैं। यानी ऐसी ब्लू फिल्म्स जिनमें किसी को यातनाएं देकर आपको संतुष्टि मिलती हो। इस तरह का मटेरियल संजय के फोन में मिलना, वो भी एक नहीं कई सारी वीडियोस। उसकी मानसिक प्रवृत्ति के बारे में आप सोच सकते हैं कि वो किस तरह के कृत्य करता रहा होगा, उसके दिमाग में किस तरह का घिनौनापन चल रहा होगा। इस हॉस्पिटल के अंदर ये पहली बार नहीं था। इससे पहले भी कई ऐसे केस हैं जिनकी फाइलें दबा कर रख दी गई हैं, लेकिन अब ये पूरा मामला सीबीआई के हाथ में आ चुका है। सीबीआई इसकी भी पुख्ता जांच जरूर करेगी। जिस तरीके से क्रूरता और बर्बरता के साथ उस ट्रेनी डॉक्टर की मौत की गई है, उसमें संजय रॉय बिल्कुल भी अकेला नहीं हो सकता। सीबीआई की टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे डॉक्टर संदीप घोष से भी पूछताछ करने की कोशिश कर रही है, ताकि इस मामले से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढे जा सके। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की कार्यशैली पर कई इल्जाम लग रहे हैं, जिसके चलते इस घटना के बाद तुरंत उन्हें आरजीकर मेडिकल कॉलेज से हटा दिया गया। लेकिन जब संदीप घोष को सीबीआई की तरफ से जांच के लिए कहा गया, तो उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई कि उनकी जान को खतरा है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर संदीप को लगता है उनकी जान को खतरा है, तो उनको प्रोटेक्शन देकर सीबीआई तक पहुंचाया जाएगा, और अगर ये नहीं हो सकता तो सीबीआई उनके घर जाकर पूछताछ करेगी। शायद पहली बार इस पूरे मामले में सीबीआई द्वारा या फिर किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की गई है। यानी वो इतना पावरफुल आदमी है कि आज तक इससे किसी भी मामले में कोई पूछताछ नहीं की गई। लेकिन अब देखना यह है कि सीबीआई इस केस को सॉल्व कर पाती है या नहीं।
क्या सीबीआई उस मासूम बच्ची को इंसाफ दिला पाएगी या फिर ये केस भी सौमित्र विश्वास केस की तरह ही फाइलों के नीचे दबकर रह जाएगा?